हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने अभी तक देखिए कैपेसिटर्स जो हमारे पास चैप्टर है उसमें लगभग देखिए थ्योरी पार्ट पूरा कर लिया है। न्यूमेरिकल्स भी हमने देखिए फिनिश कर लिए हैं सारे के सारे ही। मेरे पास देखिए कुछ रिक्वेस्ट आई थी, कुछ मैसेजेस आए थे कि सर चार्ज अगर हमें ईच कैपेसिटर पे निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे सर्किट के अंदर, या फिर सर किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है तो कैसे निकालेंगे, या फिर सर मान लीजिए रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया तो उस टाइम पे किस तरीके से देखिए उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि आज का जो लेक्चर है वो हम लास्ट लेक्चर रखेंगे कैपेसिटर्स के ऊपर, और इन्हीं न्यूमेरिकल्स के ऊपर मैं ये बनाने जा रहा हूँ जो आपको डाउट्स आ रहे हैं। देखिए फिर उसके बाद में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर लेंगे। देखिए तो स्टार्ट करते हैं ये बच्चों। देखते हैं सबसे पहले रैंडम जो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स मैं उठा रहा हूँ अपनी तरफ से, ऐसे ही आप लोग देखेंगे कौन सा चल रहा है, आप लोग अपनी नंबरिंग देख लेंगे पिछले वाले लेक्चर से। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उठा रहा हूँ। इसके ऊपर करेंगे हम सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहले जो हम कुछ न्यूमेरिकल्स उठा रहे हैं वो किसके ऊपर उठा रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उठा रहे हैं। देखिए आइए करते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ये एक इस तरीके से कोई सर्किट दिया गया है, ये देखिए इस तरीके से मान लीजिए हमें कोई सर्किट दिया गया है, ये बना दिया गया पूरा इस तरीके से। देखिए सिंपल सर्किट है। मैं आपकी बार कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ क्योंकि हमें कुछ ना कुछ देखिए यहाँ पे सॉल्व करके ही दिखाना है, चार्ज निकालना है कितना नहीं है। तो वैल्यूज के साथ करते हैं, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी इसलिए वैल्यूज के साथ ही कर रहा हूँ। लेट्स से वोल्टेज जो है हमारे पास वो दिया गया है 10 वोल्ट। तो ये आपको सर्किट दिया गया है और आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जा सकता है पोटेंशियल ड्रॉप का, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, ये पूछा जा सकता है। यस सर। और क्या पूछा जा सकता है कि टोटल एनर्जी सेल या बैटरी ने सर्किट को कितनी दी, टोटल एनर्जी गिवन बाय बैटरी और सेल टू द सर्किट, ये पूछा जा सकता है। यस और नो। यस सर। टोटल चार्ज कितना फ्लो करके गया, ये भी पूछा जा सकता है। टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू सर्किट, ये पूछा जा सकता है। और इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, टोटल चार्ज पूछा गया। यस सर। टोटल एनर्जी हो गई, बिल्कुल सर। तो भाई इसके अलावा हमारे पास देखिए इसके अंदर और क्या रह जाता है, हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना पूछा जा सकता है, हर एक कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप पूछा जा सकता है, हर एक कैपेसिटर के ऊपर एनर्जी कितनी स्टोर हुई, टोटल एनर्जी कितनी फ्लो करके गई है, टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। और इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो ये कुछ चीजें देखिए जो आपको एक सर्किट दिया जाए उनमें से ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो ज्यादातर देखिए इन्हीं न्यूमेरिकल्स पे करेंगे, और एक और जो हम करेंगे कौन से टाइप के, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कंबाइन करके कुछ न्यूमेरिकल्स बना के करेंगे। आइए समझते हैं। तो आज का जो है मैं इसको नंबरिंग फर्स्ट से स्टार्ट कर दे रहा हूँ ताकि बाई चांस आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट में मुझे नंबर डाल के देखिए, आप बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट रहा है। क्लियर है। वैसे आप जो है नंबरिंग जो है अपनी नोटबुक के अकॉर्डिंग जो भी चल रही है उसको कंटिन्यू रखेंगे आगे। आइए करते हैं।
तो सबसे पहले हमें देखिए क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 6 चीजें निकालनी है। सबसे पहला हमें रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगा, इस सर्किट का मुझे निकालना पड़ेगा सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं देखिए 6th वाला जो पहले सॉल्व कर रहा हूँ। सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे देखिए समझते हैं। सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखिए ये दोनों किसमें हमारे पास पैरेलल में है। पैरेलल में कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो 1/2 + 1/2 ये भी 1 हो जाएगा। तो ये इन दोनों का 1 आया और इन दोनों का कितना आया 2, 1 + 1 डायरेक्ट ऐड होगा देखिए 2। तो यहाँ से कितना आ रहा है 1 और यहाँ से कितना आ रहा है 2, और ये दोनों फिर किसमें बचेंगे, सीरीज में। तो फिर किसमें आ जाएगा पूरा का पूरा 1/1 + 1/2। तो ये आप करोगे तो 3/2 और 2/3 कर लेंगे ना भाई कैलकुलेशन। एलसीएम वगैरह लेना आता है अभी सबको, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखिए मैं क्या सीरीज सॉरी ये दोनों पैरेलल में है तो डायरेक्ट ऐड होगा 1 + 1 2 हो गया डायरेक्ट। इन दोनों का देखिए सीरीज में है तो 1/2 + 1/2 करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा 1 + 1 ऊपर 2 2/2 1 हो जाएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया 1, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया 2, और इन दोनों की जगह पे एक कैपेसिटर लग जाएगा और इन दोनों की जगह पे एक कैपेसिटर लग जाएगा। क्लियर है? किस तरीके से, इस तरीके से देखिए ये रहा। तो इधर वाले का तो 1 माइक्रोफैरेड हो गया इक्विवेलेंट और इधर वाले का 2 माइक्रोफैरेड हो गया। और अब इसका देखिए इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 + 1/2। तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना इसका 2/3 माइक्रोफैरेड। इस तरीके से देखिए आप पूरी सर्किट का क्या निकाल सकते हैं, सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 6th नंबर का सॉल्यूशन सबसे पहले हमने किया। क्लियर? इसके बाद देखते हैं क्या कौन से नंबर का हमारे पास निकालना आसान रहेगा। मैं सोच रहा हूं देखिए क्यों ना ये निकाल लिया जाए कि टोटल चार्ज कितना फ्लो करके गया है सर्किट में, टोटल चार्ज कितना फ्लो करके गया। 5th वाला निकालते हैं सबसे पहले, आइए। तो Q = क्या होगा, C × V होता है। तो यहाँ C कितना हो जाएगा, टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट कितना है 2/3। तो Q = 2/3 × V, V is 10, ये हो जाएगा 20/3 माइक्रोकूलम। इतना टोटल चार्ज देखिए यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा 20/3 माइक्रोकूलम। क्लियर है? यस सर, समझ में आ गया सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है बेटा, समझ में आ गया। तो उसके बाद क्या निकाला जाए, उसके बाद सर एक काम करते हैं, क्यों ना हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकाल लिया जाए। बिल्कुल सर, ये भी अच्छा आइडिया है, चलो वही निकालते हैं। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ये वाला पार्ट में पहले करूंगा, आपकी मर्जी कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान रहता है इस तरीके से निकालना, तो मैं इस तरीके से सीरीज में निकाल रहा हूँ। देखिए तो सबसे पहले चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए आपको जैसा कि पता है सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे 20/3 माइक्रोकूलम जो हमारे पास चार्ज है जो यहाँ से फ्लो करके जाएगा, तो इस कैपेसिटर के ऊपर भी कितना होगा 20/3 माइक्रोकूलम और इसके ऊपर भी 20/3 माइक्रोकूलम होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों कैपेसिटर हमारे पास किसमें है, सीरीज में है। तो इस तरीके से देखिए इसके ऊपर भी चार्ज 20/3 माइक्रोकूलम है और इसके ऊपर भी कितना है 20/3 माइक्रोकूलम है। बट जैसे ही ये चार्ज जब यहाँ पहुंचेगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के पास पहुंचेगा, तो ध्यान से समझिए इस बात को कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऊपर वाली ब्रांच में भी 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है और नीचे वाली ब्रांच में भी 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है। दोनों ही ब्रांच में इक्वल कैपेसिटी है। तो यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है 20/3 माइक्रोकूलम का, वो दोनों ही ब्रांच में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी कितना जाएगा 10/3 माइक्रोकूलम और इसके ऊपर भी कितना जाएगा 10/3 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से हो गया इस सर्किट में, क्योंकि डाटा इतना आसान दिया गया था। यहाँ पे पैरेलल में तो बहुत आसानी से देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्यों डिस्ट्रीब्यूट आसानी से हो गया? क्योंकि दोनों की ब्रांच के अंदर जो कैपेसिटी थी वो हमें बराबर दे रखी थी। तो इस तरीके से ये चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर हमने निकाल लिया। क्लियर है? हो जाएगा? यस सर। तो ये देखिए C1, C2, C3, ये C4, ठीक है। तो मैं इनको जो चार्ज है उनको Q1, C1 पे जो चार्ज है Q1 से दिखा रहा हूँ, वो कितना 20/3 माइक्रोकूलम। Q2, C2 पे जो चार्ज है वो भी 20/3 माइक्रोकूलम है। Q3
ये कितना है भी अपने पास Q3 है 10/3 माइक्रोकूलम और Q4 कितना है हमारे पास 10/3 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से देखिए आसानी से निकल गया। इसमें हमें अलग से नया कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि डाटा बहुत आसान दिया गया था न्यूमेरिकल के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है देखिए क्या निकाला जा सकता है इसके अलावा देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सेकंड वाला जो पार्ट है वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरीके से देखिए सेकंड वाला पार्ट निकालना तो बहुत आसान है। सबसे पहले इसके ऊपर पहले वाला जो कैपेसिटर है अगर इसकी वोल्टेज V1 ले लूं मैं, सेकंड वाले को V2, थर्ड वाले के ऊपर V3 और फोर्थ वाले के ऊपर जो वोल्टेज दिखाएंगे वो V4 से दिखा रहे हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे भी V1 जो हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा Q1/C1 V = Q/C। देखिए वहां से निकालेंगे तो यहां से देखिए Q1 की वैल्यू ऊपर हमारे पास है 20/3 माइक्रो का मतलब आपको पता है 10⁻⁻6 होता है डिवाइडेड बाय C1 is 2 × 10⁻⁻6 तो 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 20 को कट आउट करोगे तो 10/3 वोल्ट। इस तरीके से देखिए वोल्टेज निकाली जा सकती है। इसी तरीके से सिमिलरली आप V2, V3 और V4 निकाल लेंगे। आई होप कि ये आप देखिए कर पाएंगे। तो V2 आप निकालेंगे, V3 आप निकालेंगे और V4 भी आप ही निकालेंगे। डाटा आपको दिया गया है, इजीली आ जाएगा। देखिए ये भी हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर कैसे निकाला जाए? तो एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर निकालना तो बहुत आसान है। देखिए हमारे पास क्या तरीका रहेगा एनर्जी निकालने का, आइए समझते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास टोटल एनर्जी का ही एक ऑप्शन और रह जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम हर एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो निकालेंगे और उसके बाद टोटल एनर्जी हम सबको ऐड करके भी बता सकते हैं कि कितना फ्लो करके गया। आइए समझते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है देखिए हर एक कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी हम निकालेंगे U1 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके सामने है, कोई भी निकाल के रख लेंगे। देखिए Q²/2C से निकाल सकते हैं तो Q1 C1 हो जाएगा। Q1 की वैल्यू पता है, C1 की वैल्यू पता है। ऐसे ही U2 आप लोग निकालेंगे, U3 भी निकाल लेंगे, U4 भी आप लोग के निकालेंगे। वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। और लास्ट पार्ट जो हमारे पास था ये शायद थर्ड था इस तरह हमारे पास इसमें। और फोर्थ पार्ट जो था वो क्या कि U टोटल, वो आप हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V² से भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो हाफ इनटू C इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का C इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं 2/3 माइक्रो फैरेड और V 10 है तो उसका स्क्वायर कर दें। इसको सॉल्व कर लें। देखिए तो ये आपका कितना आ जाएगा 100/3 माइक्रोजूल। इतना जो है एनर्जी सप्लाई करेगा कौन, ये सेल या जो बैटरी है सर्किट के अंदर। तो इस तरीके से देखिए आप हर एक सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं, हर एक कैपेसिटर पे कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं कितना होगा, एनर्जी कितनी स्टोर होगी ये बताया जा सकता है, कितना सर्किट में एनर्जी फ्लो कर रहा है टोटल वो बताया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम क्लियरली इसमें बता सकते हैं। देखिए आइए इसके अलावा कुछ और देखिए न्यूमेरिकल देखें। मैं आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल लेके बताता हूं जिसमें यहाँ पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना ही सीखेंगे, बट अब की बार थोड़ा डाटा अलग लेके देखते हैं क्योंकि कई बार देखिए डाउट आ जाता है। सीरीज में चार्ज निकालना तो बहुत आसान होता है, सीरीज में तो बहुत आसान है, बट पैरेलल वाला जो है वो बहुत दिक्कत कर देता है कई बार हमें। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं आपको चार्ज किस तरीके से निकाल सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए आइए करते हैं, अभी देखिए मिलकर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए ये हमें कोई सर्किट दिया गया है ऐसा, ये इस तरीके का मान लीजिए हमें कोई दिया गया है 1 माइक्रोफैरेड है, ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 3 माइक्रोफैरेड है, वैल्यूज दी गई है। आइए ये हमारे पास एक सेल दिया गया है। अच्छा सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूं आपको क्या निकालना है। हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है ये निकालना है, लेकिन मैं डाटा आपको इसकी वोल्टेज भी दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो C इक्विवेलेंट आप निकाल के देख लो क्या है। C इक्विवेलेंट पूछे ना पूछे फिर भी दिमाग में होना ही चाहिए। तो इसका अगर हम निकाल भी दें तो कितना है ये देखिए, ये पैरेलल में है 2 और ये 3, तो पैरेलल में तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 + 3 5। यस सर।
और ये 1 है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 5, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 5 सीरीज में होंगे ना भाई वो, तो कितना आ जाएगा 5 एलसीएम आया, 1 प्लस 5 प्लस 1 6, 6 बाई 5, 5 बाई 6। या आप अपने लेवल पे करके देखेंगे, पूरा सोल्व कर लेंगे। सीक्वेंट कितना आ रहा है इसका, अरे नहीं समझ में आया दोबारा से देख लो एक बार। 2 प्लस 3 5 हो गया इन दोनों का, एक कैपेसिटर बना जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी 5 माइक्रोफैरेड आया है, ये 1 माइक्रोफैरेड का है। अब ये 5 माइक्रोफैरेड और ये 1 माइक्रोफैरेड सीरीज में हो गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 5 एलसीएम। अब 5 प्लस 1 6 अपॉन 5 उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बाई 6। मैंने इसकी वोल्टेज मान लीजिए आपको दे दी कितनी 12 वोल्ट। अब आपसे पूछा गया, ये न्यूमेरिकल है, ये आपको दिया गया है और आपसे आप पूछा जा रहा है क्या, सर क्या पूछ रहे हैं बताइए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई हर एक कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा, ये बताइए सर। अच्छा सर ये बताना है, अभी बता देते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। तो अभी भी आपने जैसा कि देखा सीक्वेंट कितना आया था 5 बाई 6 माइक्रोफैरेड आया था ना, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा Q टोटल, दैट विल बी C इक्विवेलेंट इनटू V। C इक्विवेलेंट इज 5 बाई 6 इनटू 12, दैट इज 10 माइक्रोकूलम। तो यहां से 10 माइक्रोकूलम चार्ज जा रहा है, क्लियर। अच्छा मैं इन कैपेसिटर्स को नाम दे रहा हूं C1 C2 C3, क्लियर, यस सर। और इनके ऊपर जो चार्ज आएगा Q1 Q2 Q3, और जो वोल्टेज आएगी V1 V2 V3, ये नाम दे रहा हूं अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। तो Q1 कितना होगा, Q1 तो उतना ही होगा जितना, देखिए इसमें से तो डायरेक्ट फ्लो कर जाएगा 10 माइक्रोकूलम, सीरीज में है तो 10 माइक्रोकूलम। Q2 और Q3 हमें निकालना है। अब ये देखिए ये 10 माइक्रोकूलम इसमें से तो फ्लो करके गया, तो यहां तक तो 10 माइक्रोकूलम ही आएगा। बट आगे जब बात करें तो दो ब्रांच हैं, एक में 2 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटी है तो एक में 3 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटी है। कैपेसिटी बराबर होती तो 5-5 चला जाता, बट अब की बार दिक्कत ये है कि कैपेसिटी दोनों ब्रांच में वो अलग अलग है। तो अलग अलग है तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज को इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। तो कैसे डिवाइड करेंगे सर, फिर आप बताओ ना कैसे करेंगे। तो भाई जब भी देखिए ऐसी कंडीशन आ जाए तो मैं आपको जो तरीका जो ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना है, क्या है आइए बताइए सर। आओ समझते हैं। तो दोनों ब्रांच, ये फर्स्ट ब्रांच और ये हमारे पास सेकंड ब्रांच, ऐसे लिख लेंगे। सबसे पहला काम, ऊपर वाली फर्स्ट ब्रांच हो गई और नीचे वाली हमारे पास सेकंड ब्रांच हो गई, लिख लिया हमने सर। इसके बाद देखिए क्योंकि पैरेलल में जो कैपेसिटर होते हैं वो डायरेक्ट रेशियो में होते हैं, पैरेलल में जो हमारे पास कैपेसिटर होते हैं वो किस में होते हैं, डायरेक्ट रेशियो में। डायरेक्ट रेशियो में समझते हैं, डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होते हैं, यानी कि डायरेक्ट ऐड किए जाते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरीके से डायरेक्ट ऐड किए जाते हैं। इनडायरेक्ट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो क्योंकि डायरेक्ट रेशियो में है तो इनके डायरेक्ट रेशियो, इनकी जो वैल्यूज हम लिख देंगे पहले, तो 2 है और इसकी वैल्यू है 3, लिख दिया हमने, क्लियर, आसान है देखिए। तो इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद देखिए बहुत आसान है, मतलब 2:3 में हमें डिवाइड करना है 10 माइक्रोकूलम चार्ज को, सिंपल। तो कैसे करेंगे, डिवाइड करना तो बहुत आसान है। तो इसका कितना जाएगा, 2 बाय टोटल कितना है 5 इंटू 10, उसमें कितना आएगा 3 बाय टोटल 5 इंटू 10 रेशो। अरे रेशो भाई 2:3 में डिवाइड करना है कितनी क्वांटिटी को, 10 को। तो 2 के पास कितना हिस्सा आएगा, 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो इज 5 इंटू 10, तो कितना हुआ, ये आया 4 और ये आया 6। तो ऊपर वाले में तो कितना आ गया, तो Q2 की वैल्यू तो कितनी आई, Q2 की वैल्यू आ गई 4 माइक्रोकूलम और इसकी आ गई 6 माइक्रोकूलम। ये है वो तरीका जो आपको याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाले तो किस तरीके से निकालेंगे, क्लियर है, हो जाएगा ओके। तो इस तरीके से देखिए आपको पता होना चाहिए। आइए अब हम देखिए कुछ न्यूमेरिकल जो है वो किनके अंदर करते हैं, रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं साथ में कैपेसिटर के, और फिर सॉल्व करके देखते हैं कि क्या और क्या पूछा जा सकता है। बट वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ
इंपॉर्टेंट जो देखिए पॉइंट्स हैं रेजिस्टेंस के साथ वो मैं आपको बता दूं। जैसे स्टार मार्क कर सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिख सकते हैं जो आपको बताया जा रहा है पहला पॉइंट। हालांकि मैंने पीछे भी किसी लेक्चर में आपको बताया है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा न्यूमेरिकल के लिए, कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है और हमने एक सेल के साथ इसको ऐसे जोड़ रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू R ले लेता हूं, कैपेसिटर की C है, वोल्टेज V है, ये स्विच है। इनिशियली कैपेसिटर मेरा अनचार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। तो जब मैंने इसको कनेक्ट किया एट t इक्वल टू 0 इनिशियल स्टेज में, तो याद रखिएगा इनिशियल स्टेज में जो कैपेसिटर है वो एज ए वायर बिहेव करेगा। ये सर्किट कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। यहां जो है जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये एज ए वायर बिहेव करेगा, सिंपल। कब? एट t इक्वल टू 0 और इनिशियल स्टेज, ये ध्यान रखना है, इनिशियल स्टेज में ये कैसे बिहेव करेगा? एज एन सिंपल कंडक्टिंग वायर। और सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा? करंट कितना? V बाय R फ्लो करेगा एट t इक्वल टू 0 पे, जिसको आप इनिशियल स्टेज भी बोल सकते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपने को ध्यान रखना है, क्लियर? इनिशियल स्टेज। ओके सर, दूसरा नोट डाल के लिखें। दूसरा क्या है देखिए भाई, यही सर्किट ले लेते हैं हम, यही कैपेसिटर है, यही सेल है, वही स्विच है, सब कुछ वैसा का वैसा है। ये देखिए, अब की बार इसको हमें स्विच को कनेक्ट किए हुए, सर्किट को ऑन किए हुए बहुत लंबा समय हो गया है, इनफाइनाइट टाइम। इसको स्टडी स्टेट भी बोल देते हैं, या फिर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये भी बोल देते हैं। तो बहुत लंबे समय के बाद तो कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज। अब जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो किसी भी करंट को फ्लो करने नहीं देगा, ये एज एन ओपन वायर बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? एज एन ओपन वायर। यही जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ओपन वायर जब ये इनफाइनाइट को अप्रोच करे, ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। तो अगर ऐसा ओपन वायर हुआ तो सर्किट में करंट की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यस सर। और यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा? खुद सोच के देखिए। अगर चार्ज, देखिए करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसके ऊपर तो I अगर 0 है तो इसके ऊपर वोल्टेज VR इक्वल टू 0 होगी। तो सारी की सारी V किधर जाएगी? वो सारी की सारी V किधर चली जाएगी? कैपेसिटर के क्रॉस चली जाएगी। कितनी हो जाएगी? V। क्लियर? तो ये ध्यान रखें। अगर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज V हो गई तो चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा? दैट इज C इंटू V, इतना स्टोर हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, t इक्वल टू 0 इनिशियल स्टेज पे एज एन वायर बिहेव करेगा, और स्टेडी स्टेट और इनफाइनाइट टाइम के बाद कैसे बिहेव करेगा एज ओपन सर्किट। ये कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान में रखें तो आप देखिए कोई भी कॉम्बिनेशन मिल जाए तो आप लोग इजीली उसे सोल्व कर पाएंगे। आइए एक न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको किस तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अपनी स्क्रीन को पॉज करके देखिए, लिख सकते हैं आप सारी चीजें, ये नोट्स में अच्छे से मेंशन करेंगे हर चीज को। आइए समझते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ दिया गया है, ये एक कैपेसिटर, ये एक रेजिस्टेंस, यहां एक रेजिस्टेंस, ये एक स्विच दे दिया गया। कई जगह पे देखिए वर्डिंग्स में भी लिख देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी दिया जाए अपने को आना चाहिए।
क्लियर है? वर्डिंग का मतलब यही कि इनिशियल स्टेज में बताइए सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आफ्टर लॉन्ग टाइम सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, ये सब देखिए पूछा जा सकता है। आइए समझते हैं किस तरीके से करेंगे। मैं सबसे पहले देखिए मान लीजिए t इक्वल टू 0, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फाइंड आउट करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, ये पूछा जा सकता है। तो बहुत आसान, तो जस्ट आफ्टर ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा, ये सर्किट कुछ ऐसे बिहेव करेगा, देखिए ये इस तरीके से बिहेव करेगा। ये जो है वो एज ए वायर, सिंपल वायर की जैसे बिहेव करेगा, बिल्कुल। ये तो यहाँ एक बार मैंने क्लोज हो गया तो सिंपल वायर से दिखा दिया। हर एक की वैल्यू कितनी है, आर। 10th क्लास में आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है, कैपेसिटर से जस्ट उल्टे होते हैं, सीरीज में डायरेक्ट ऐड होते हैं R1 + R2 + R3 इस तरीके से, और पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसा होता है, ये आपको पता है, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। तो ये किसमें है, पैरेलल में, तो 1/R + 1/R दैट इज 2/R, R/2 हो जाएगा इन दोनों का, यस सर, R/2 हो जाएगा, और नीचे वाला तो R ही है, ये हमारे पास ये इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। अब ये दोनों सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, R + R/2 3R/2, तो I हो जाएगा 3R/2, ये देखिए इतना करंट फ्लो करेगा, निकल गया। आसान है, यस सर, बहुत आसान। और अगर इनफाइनाइट टाइम के बाद पूछा होता केस 1, सर्किट अगर यही है और हमसे ये पूछ लिया होता कि आफ्टर लॉन्ग टाइम और इनफाइनाइट टाइम के बाद, स्टेडी स्टेट के बाद बताइए, तो क्या यही सर्किट कुछ ऐसा बन जाता है? बिल्कुल सर, यही सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाता। देखिए स्विच तो बंद है, कैसे दिखा देते हैं, देखिए R, ये खुल गया, तो ऊपर से देखिए अगर ओपन हो गया सर्किट तो इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये ब्रांच का होना नहीं होना सर्किट में कोई असर नहीं डालेगा, तो सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट तो बहुत ही आसान बन गया है। अब तो देखिए कुछ भी नहीं बचा है इस सर्किट में, ये R है, ये R है और ये V है, तो I हो जाएगा V/2R, 2R इतना करंट फ्लो करेगा। देखिए आसान है। और क्या पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि भाई आफ्टर स्टडी स्टेट A और B, केस 2 में ही क्या पूछ सकता है कि ये जो A और जो ये B पॉइंट है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ध्यान सुनिएगा, क्या पूछ लेता है कि A और B के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बताओ। बात तो सही है सर, ये कैसे निकालेंगे सर, ये भी आपको बताते हैं, देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये समझिए। कई बार मिल जाता है ऐसा न्यूमेरिकल, तो मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड केस में ही पूछा जाएगा ऐसा, क्योंकि फर्स्ट केस में तो कैपेसिटर के अक्रॉस तो कोई भी चार्ज है ही नहीं, चार्ज नहीं है तो वोल्टेज भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। आइए समझते हैं क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि VA - VB बताओ। तो VA - VB कैसे निकालें, जरा इस सर्किट को बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। अब क्या, ये सर्किट बना, तो ये सर्किट बना, तो यहां से कितना करंट जा रहा है, V/2R जा रहा है, यस सर। तो ये करंट इधर ही जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, यस सर, ये निकला और ये आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ A है, अगर वोल्टेज A मान लूं, VA मान लूं, और यहाँ पे वोल्टेज VB मान लूं, तो इस बात यहाँ देखिए ऊपर तो करंट गया ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट का भी वोल्टेज VA है और इस पॉइंट का वोल्टेज भी क्या है, VB। क्योंकि ऊपर जब करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है तो हर एक पॉइंट की वोल्टेज क्या है, सेम है। तो यहाँ पे VA है, यहाँ पे भी VA है, यहाँ VB है, तो यहाँ VB है, यहाँ VB है, मतलब VA - VB इनके बीच का यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है, देखिए इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस आप जब निकालोगे, I ये रहा, R ये रहा, तो V निकाल सकते हैं। V कैसे कितना आएगा, देखिए V कितना आएगा, V आएगा सर I × R, तो I कितना है, V/2R × R, R से R कट गया, V/2। तो कहने का मतलब VA - VB = V/2, ये आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर से देखिए सिंपल है, यहां से करंट कितना गया, V/2R। अरे सिंपल है ना भाई, डरना नहीं है, डर लग गया क्या इतने में ही, ये तो मैंने एक पहली बार थोड़ा अच्छे से न्यूमेरिकल लिया, उसमें पागल हो रहे हैं क्या, ध्यान से सुनो। फिर से
यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, V/2R फ्लो करेगा, ऊपर तो जाना नहीं है, इस वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इस ब्रांच के हर एक पॉइंट की वोल्टेज क्या हो गई, यहां से लेके यहां तक की सेम हो गई, क्योंकि ओपन है तो आगे इस वायर की सेम हो गई हर पॉइंट पे। क्लियर है? आपको जैसे रेजिस्टेंस आ तो रहा है बीच में, अरे तो रेजिस्टेंस में से करंट जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना। करंट अगर जीरो है तो उसके ऊपर कोई वोल्टेज भी चेंज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि V=IR होता है, तो इसके ऊपर I तो है ही नहीं, तो इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होगी क्या, नहीं होगी ना, खत्म फिर बात। तो यहाँ पे जितनी वोल्टेज है उतनी ही इस पॉइंट पे मिलेगी, और यहाँ पे जितनी उतनी ही इस पॉइंट पे मिलेगी। तो भाई सिंपल सी बात है, मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना है। तो वो कैसे निकालेंगे, कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें, V/2R, रेजिस्टेंस R, तो V=IR, ohms लॉ। V/2 आया तो जो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वही इन दोनों के बीच का भी होगा, क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा V/2। क्लियर है? एक दो बार देखिए, स्क्रीन को रिवर्स करके या वीडियो को रिवर्स करके आप समझने की कोशिश करें। फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट करें, हम इसके ऊपर और न्यूमेरिकल्स लेंगे, एक दो आ जाएगा। देखिए नई चीजें हैं, नई चीजें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, कोशिश करें अपने लेवल पे, नहीं आता तो बताएं, दोबारा बताया जाएगा। ओके, तो मेरी तरफ से देखिए चैप्टर पूरा हो गया है। अब जो है आपको फिर भी अगर कोई डाउट और रह जाते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, हम एक और वीडियो इसके ऊपर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज हम नेक्स्ट में देखिए इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।